हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक देखेंगे जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। ये जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उससे मटेरियल को हमें कंट्रोल करना होता है, तो उससे संबंधित हम यहाँ पर मैटर डिस्कस करेंगे। कुछ उसमें हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर मटेरियल से। पहले मतलब हम समझ लेते हैं मटेरियल का। मटेरियल क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है इन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट material has an important place. The term materials generally used in manufacturing concerns refers to the raw materials used for production, sub-assemblies and fabricated parts. कहने का मतलब ये कि जो मटेरियल होता है इसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, जिसे हम कच्चा माल कहते हैं ना। कोई सामान हम बना रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम अपना पेन बनाना चाह रहे हैं, पेन तो आप जानते ही हैं, लिखते हैं हम पेन से। तो पेन की जो प्लास्टिक होती है, पेन तो फिनिश्ड गुड्स हो गया, बन के तैयार हो जाता है, तब हम उसे यूज़ करते हैं। लेकिन उससे बनने से पहले हमें उसे के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे हमें प्लास्टिक चाहिए, हमें इंक जो होती है इंक का मटेरियल चाहिए, उनका केमिकल जो होता है, या पानी वगैरह जो भी वाटर चाहिए हमें। तो ये सब चीज़ें हमें जो चाहिए फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए उसे हम रॉ मटेरियल कहा करते हैं। ठीक है। तो जैसे हम कोई खाने पीने की चीज़ है, मान लीजिए ब्रेड खाते हैं हम, तो ब्रेड के लिए हमें क्या चाहिए, कच्चा माल के लिए हमें आटा चाहिए, गेहूँ चाहिए, गेहूँ को पिसेंगे तो आटा बनेगा, नमक चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लास्टिक चाहिए उसे रैप करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम रॉ मटेरियल होती हैं। रॉ मटेरियल देखिए दो तरीके के बता रखे हैं, दूसरी साइड आप देखेंगे एक डायरेक्ट मटेरियल है और एक इनडायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल होता है विच बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स एंड विच कैन बी ईजिली रिकग्नाइज्ड इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। यानी कि जैसे पेन की बात करिए तो जो प्लास्टिक है, उसकी इंक है, वो सब डायरेक्ट मटेरियल कहे जाते हैं। कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जैसा मटेरियल विच इज़ दो यूज्ड इन प्रोडक्शन येट कैन नॉट बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। कुछ चीज़ें हमें चाहिए हो सकती हैं, जैसे कि हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए छोटा मोटा, या हमें पेच चाहिए, जैसे स्क्रू होते हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, जो मेन प्रोडक्ट में तो हम नहीं देख सकती। वो मीन्स यू कैन नॉट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्ट, तो उसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहा करते हैं। तो मटेरियल का कंट्रोल की बात आती है कि हमें, क्योंकि इनको कंट्रोल करना है, इनको कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मटेरियल से संबंधित प्रॉब्लम ना आए जब हम उत्पादन करेंगे, तो हमें मटेरियल कंट्रोल करना पड़ता है। और क्या उसके उद्देश्य होते हैं ये हम देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी शो दैट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल्स आर 40 to 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट। जो टोटल लागत आती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो लगभग 40 से 70% बैठती है, क्योंकि मटेरियल ही मेन पार्ट होता है। मटेरियल से ही फिनिश्ड गुड्स बन के तैयार होते हैं। तो मेजॉरिटी जो होती है उसका जो खर्चा होता है, देखिए खर्चा क्या होता है हमारा, हमने पहले देखिए कॉस्ट शीट की एक वीडियो आप देखिएगा, उसमें बता रखा है कि टोटल जो कॉस्ट आती है एक प्रोडक्ट की, उसमें मटेरियल लगता है, उसे बनाने के लिए मजदूरी चाहिए, लेबर चाहिए। उसके अलावा हमें और एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जैसे कि पावर चाहिए, बिजली पानी वगैरह चाहिए। फिर फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, सुपरवाइज़र्स वगैरह होते हैं, मशीन्स वगैरह यूज़ होंगी। फिर उसके बाद ऑफिस के खर्चे होते हैं। फिर उस सामान को हम बेचने जाते हैं तो बिक्री के से रिलेटेड खर्चे होते हैं। तो ये सब खर्चे जुड़कर एक टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो इन सब में जो सबसे बड़ा खर्चा जो बैठता है वो मटेरियल का ही बैठता है, क्योंकि असली चीज़ तो वही है, कच्चा माल आ रहा है, उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स में। तो 40 से 70% जो है कॉस्ट वो मटेरियल की ही होती है। अब क्योंकि मेजॉरिटी पैसा जो लग रहा है वो मटेरियल में लग रहा है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो मटेरियल सही से हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कुछ उद्देश्य उसके दे रखे हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल में बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। देखिए उसे कंट्रोल करना है, उसका हमें सही से हिसाब किताब लगाना है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो मटेरियल में। तो देखिए क्या उद्देश्य होता है, पहला है टू चेक पॉसिबल वेस्टेजेस एंड लीकेजेस ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल आया है उसमें वेस्टेज ना हो और लीकेज ना हो। जैसे लिक्विड वगैरह चीज़ आती है, हमने लिक्विड गोदाम में रख दी और पता लगा वो उसकी जो केन है, बोतल है, जिसमें भी वो रखा हुआ है, वो ख़राब हो गई, तो मटेरियल निकल कर बहने लग गया, तो वो हमारा मटेरियल में नुकसान हो जाएगा। या वेस्टेज ना हो। टू चेक थेफ्ट ऑफ मटेरियल, चोरी ना हो, ये भी ध्यान में रखना है। टू चेक अननेसेसरी परचेजेस, और हम अननेसेसरी परचेजेस भी ना करें कि हमें मटेरियल ख़रीदना है तो फालतू ख़रीद कर रख लिया। फालतू ख़रीद लेंगे तो पैसा भी हमारा लग गया उसमें, पैसे के बाद नुकसान, फिर रख रखाव का खर्चा भी बढ़ गया और वेस्टेज भी हो सकती है। तो अननेसेसरी परचेजेस भी नहीं करनी चाहिए। टू चेक द एक्सेस स्टोरेज ऑफ मटेरियल, वही कहने का मतलब दोबारा वही पॉइंट आ गया कि स्टोरेज ऑफ मटेरियल ज़्यादा ना हो, कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हम सामान खरीदें, मतलब फालतू खरीद के ना रख लें और कम भी ना खरीदें। तो जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से ही मटेरियल का स्टोरेज गोदाम में होना चाहिए। और टू मेंटेन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, ये बहुत ध्यान देने का पॉइंट है कि प्रोडक्शन हमारा नहीं रुकना चाहिए, जो उत्पादन हो रहा है वो नहीं रुकना चाहिए, कि कभी मटेरियल कम पड़ जाए तो उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो मशीनें रुकनी पड़ जाएंगी, मजदूर लेबर खाली बैठ जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि हमारा मटेरियल कम पड़ जाए, तो कम भी नहीं पड़ना चाहिए। एंड नेक्स्ट लास्ट इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज मतलब कि जो लागत आ रही है उसे रख रखाव की, वो भी ज़्यादा ना हो, कि अगर हमने ज़्यादा मंगा के रख लिया सामान तो रख रखाव का खर्चा बढ़ जाएगा, गोदाम का किराया फालतू देना पड़ेगा, अगर हमें ज़्यादा सामान रख लिया तो ज़्यादा जगह घेरनी पड़ेगी, हो सकता है फिर हमें उसका मटेरियल का इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, तो इंश्योरेंस के पैसे भी, प्रीमियम के पैसे भी ज़्यादा जाएंगे, तो ये सब चीज़ें हमें बचानी चाहिए, तो इसलिए हमें मटेरियल से संबंधित चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। स्कोप देख लेते हैं, द मेन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं मटेरियल कंट्रोल में। हमें देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स कि कितना मटेरियल का स्टॉक हमें रखना चाहिए, कितना कब ऑर्डर करना चाहिए, कितना ऑर्डर करना चाहिए, कितना हमारा मिनिमम रहना चाहिए, कितना हमारा अधिकतम स्टॉक हमारे गोदाम में रहना चाहिए, ये सब चीज़ें देखेंगे। परचेज़ कैसे करना है, उसका स्टोरिंग करनी है, कैसे उसे इशू करना है, उत्पादन में कैसे कैसे वो जाना है, और वेरिफिकेशन होना चाहिए कि भाई रेगुलर उसका वेरीफाई करते रहें कि कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रही है, तो ये सब एक्टिविटीज़ मानी जाती हैं मटेरियल कंट्रोल में। तो देखिए एक पॉइंट आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल्स हमें बहुत ध्यान से रखना है, ध्यान देना होता है। देखिए क्या लिख रहा है, फॉर मटेरियल कंट्रोल इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन ईच आइटम ऑफ मटेरियल एट एन एप्रोप्रिएट लेवल। सबका लेवल सही रहना चाहिए कि कम ज़्यादा ना हो मटेरियल। अब खाली एक मटेरियल एक थोड़ी होता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें बहुत सारे कच्चे माल लग जाता है। जैसे पेन की ही बात करी हमने, तो पेन में प्लास्टिक अलग आएगी, इंक अलग आएगी, इंक का केमिकल अलग आएगा, जो पाउडर वगैरह जो भी आएगा उससे रिलेटेड जो लिक्विड्स वगैरह यूज़ करेंगे वो अलग होंगे, और केमिकल भी हो सकते हैं कई ज़्यादा हों, कई तरीके के हों। प्लास्टिक भी कई तरीके की हो सकती है, उसका कैप अलग अलग मटेरियल का है, अलग प्लास्टिक का है, उसकी मेन पेन की जो बॉडी होती है वो अलग मटेरियल की है, तो उसमें मटेरियल भी प्लास्टिक भी अलग अलग तरीके की हो सकती है। तो इसलिए मटेरियल से बहुत सारे हो जाते हैं, तो हमें सब आइटम का मटेरियल का एप्रोप्रिएट लेवल पर ही रखना है। इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मटेरियल। डिमांड एंड सप्लाई पे भी फ़र्क पड़ता है कि भाई डिमांड सप्लाई कैसी है, उस हिसाब से मटेरियल का स्टॉक रखना पड़ेगा। इट इज़ टू बी डिसाइडेड एज टू हाउ मच मटेरियल स्टॉक हैज़ टू बी मेंटेन्ड, वो हमें देखना है। टू मिनिमाइज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल एंड टू कंट्रोल इट्स परचेज एंड स्टोरेज डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक्स आर डिटरमाइंड। ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा खरीद लिया सामान तो हमारा पैसा उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, फंस जाएगा पैसा। अब जब तक वो सामान बिकेगा नहीं तब तक हमारा पैसा फंसा रहेगा, तो इसलिए हम लिमिटेड आइटम ही लें। लेकिन बार बार लिमिटेड आइटम भी लेंगे तो बार बार हमें ऑर्डर देना पड़ेगा, तो भी खर्चा बढ़ जाता है। तो हमें एक मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन रखने हैं, कितना हमें मंगाना है वो सब हम आगे देखेंगे अभी। मोरेवर फॉर मटेरियल परचेज ऑर्डर ऑप्टिमम और इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटीज डिटरमाइंड। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है कि हमें एक बार में कितना सामान मंगाना है, वो हमें निकालनी चाहिए, कि एक बार में जो हम सामान मंगाएंगे कि हमारा खर्चा भी ना बैठे ज़्यादा, और लाने ले जाने का भी खर्चा कम रहे, और रख रखाव का भी खर्चा कम रहे। तो ऐसी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम निकालते हैं, कि ऐसी क्वांटिटी निकालते हैं कि उसे हम ऑर्डर करें जिससे हमारा खर्चा कम से कम आए। वो हम अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी। देखिए क्या क्या है जब स्टॉक लेवल्स निकालेंगे। पहले रेट ऑफ मटेरियल यूसेज देखेंगे कि हमारा मटेरियल कितना यूज़ हो रहा है, किस रेट पर यूज़ हो रहा है, पर डे प्रतिदिन कितना मटेरियल हमारा यूज़ हो रहा है। तो पर डे के हिसाब से या पर वीक के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से हम देखेंगे कि कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसके हिसाब से ही हम देखेंगे कि डिमांड में कितना, उत्पादन में कितना हमारा मटेरियल जा रहा है, उस हिसाब से ही मटेरियल का लेवल हमें रखना पड़ेगा। अब रिगार्डिंग मटेरियल कंजम्पशन द फॉलोइंग 3 रेट्स आर डिटरमाइंड। देखिए 3 रेट हम यहाँ पे देख रहे हैं। मैक्सिमम यूसेज रेट की मैक्सिमम कितना यूज़ हो सकता है, कि मैक्सिमम अगर हम फुल कैपेसिटी सारी मशीन्स चला दें, सारी लेबर हमारी लगी रहे, तो मैक्सिमम कितना मटेरियल लगेगा। एक मिनिमम होता है कि इतना मिनिमम तो लगेगा ही लगेगा, चाहे हम कम से कम भी चलाएं, लेकिन इतना तो हम बिजनेस कंडीशन भी सही ना हो, लेकिन हम मिनिमम इतना तो मटेरियल डेली लगता ही लगता है, तो मिनिमम यूसेज रेट हो गया। और इन दोनों का एवरेज निकाल लें तो उसे हम नॉर्मल और एवरेज यूसेज रेट कहा करते हैं। The quantity of material which is used to run the manufacturing activity properly under the normal conditions of business is called average और normal usage rate। नॉर्मल निकालना हो तो हम मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो एक एवरेज आ जाता है कि एक नॉर्मल कंडीशंस जो होती हैं डेली बिजनेस की, कि डिमांड भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सप्लाई नॉर्मल है, तो हमें कितना मटेरियल हम यूज़ डेली करते हैं या वीकली करते हैं या मंथली करते हैं, उसे हम नॉर्मल एवरेज यूसेज रेट कहा करते हैं। दूसरी एक पॉइंट आता है इसमें डिलीवरी, लीड और प्रोक्यूरमेंट टाइम। एक ही बात है तीनों का, डिलीवरी कह लीजिए, लीड टाइम कह लीजिए, प्रोक्यूरमेंट टाइम कह लीजिए।
इसका मतलब होता है कि जब हम एक बार ऑर्डर करेंगे, हम अपने सप्लायर को फ़ोन करेंगे कि भाई हमें 1000 किलो माल चाहिए, तो 1000 किलो माल, आज हमने बात करी है 1000 किलो माल भेजने के लिए मांगा है कि भाई आप 1000 किलो माल हमें भेज दीजिए। फिर हमें उसके लिए पैसे भेजने पड़ेंगे, बैंक जाना पड़ेगा या ऑनलाइन हमें फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। फिर वो सामान वहाँ से जिससे भी सप्लायर से हो सकता है उसके पास ना हो, वो कहीं से मंगाए या वो उसका उत्पादन करके हमें दे, तो उसमें टाइम लग सकता है। फिर ट्रांसपोर्ट से आएगा, मान लीजिए 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है या 5000 किलोमीटर दूर से आ रहा है या विदेश से आ रहा है सामान हमारा, तो आने जाने में टाइम लगेगा। तो उसे हम डिलीवरी टाइम कहते हैं कि एक बार सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो कितने दिन बाद हमारे पास वो सामान पहुंच जाएगा। उस जो भी टाइम पीरियड लगेगा उसे हम डिलीवरी टाइम या प्रोक्योरमेंट टाइम या लीड टाइम कहा करते हैं। तो ऑर्डर देने से और हमारे पास माल आने तक कितना टाइम लगता है उसे डिलीवरी या लीड टाइम या प्रोक्योरमेंट टाइम कहते हैं। टू बिकम सेफ फ्रॉम हर्डल्स इन प्रोडक्शन द डिटर्मिनेशन ऑफ द लीड टाइम इज़ नेसेसरी। अब देखिए, लीड टाइम हमें पता होना चाहिए कि हमें पता है कि इस सामान को आने में 15 दिन लगते हैं, कि ऑर्डर करेंगे और हमारे पास सामान आएगा तो 15 दिन का चाहिए, तो हमारा उत्पादन में रुकावट ना आए, इसके लिए हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि कितना टाइम हमारा लगेगा, कि 15 दिन लगेंगे आने में। कभी कोई समस्या आ जाए तो हो सकता है 15 दिन से ज़्यादा लग जाए, 20 दिन तक भी लग सकते हैं, तो मिनिमम 15 दिन लगेंगे और मैक्सिमम हम 20 मान लेते हैं। तो ये हमें मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पता होना चाहिए कि मिनिमम इतना टाइम में आ जाएगा और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाए तो 20-25 दिन में आ जाएगा। तो अगर हमें ये पता होगा तो हम उसी हिसाब से ही ऑर्डर करेंगे कि अब हमारा 20 दिन माल चल जाएगा तो हम उससे तक ऑर्डर का कार्रवाई चालू कर देनी चाहिए। तो इसलिए हमें ये सब पता होना चाहिए कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा या एवरेज टाइम कितना लग सकता है सामान आने में। तो इसकी भी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। फिर रिजर्व स्टॉक भी हम संभाल के रखते हैं। समटाइम्स द मटेरियल यूसेज रेट एंड द डिलीवरी टाइम में बी मोर देन द प्री एस्टिमेटेड रेट्स। कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाए, जैसे कभी कोई किसान आंदोलन चल रहा है तो हो सकता है कि भाई सड़कें बंद हैं, जाम लगा हुआ है तो माल नहीं आ सकता, मटेरियल नहीं आ सकता, तो हो सकता है कि ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं, इमरजेंसी आ सकती हैं। तो उसके लिए हमें पहले से ही सफिशिएंट स्टॉक अपने स्टॉक में रखना चाहिए, सफिशिएंट स्टॉक रखना चाहिए, जिसे हम रिज़र्व स्टॉक कहते हैं, कि अगर कोई समस्या आ जाए, सामान ना आ पाए, तो हम उस रिज़र्व स्टॉक को हम यूज़ कर सकें। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स हम कैसे निकालेंगे। पहला है मिनिमम स्टॉक लेवल। ये मिनिमम स्टॉक लेवल है कि इतनी क्वांटिटी तो हमें हमेशा अपने पास मेंटेन करके रखनी है, जिससे कि हमारी उत्पादन की जो एक्टिविटी चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, वो बीच में ना रुके। तो इतना तो हम मिनिमम मेंटेन करके रखेंगे ही। इसका देखिए फॉर्मूला भी दे रखा है। मिनिमम लेवल हम कैसे निकालेंगे। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि इस लेवल पर आ गए कि अब हमें दोबारा से ऑर्डर चालू कर देना चाहिए, उसे रीऑर्डर लेवल कहते हैं। माइनस करेंगे एवरेज यूसेज रेट और मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज रीऑर्डर पीरियड से। एवरेज यूसेज रेट मतलब कितना एवरेज यूज़ हम करते हैं, ये मंथली वीकली कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड की नॉर्मल कंडीशंस में कितना टाइम सामान को आने में लगता है। रीऑर्डर पीरियड यानी कि पीरियड कितना लगता है ऑर्डर करने से और सामान के आने तक। तो ये मिनिमम स्टॉक लेवल हम निकाल सकते हैं। दूसरा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल है कि इससे ज़्यादा हम क्वांटिटी नहीं रखेंगे। ये मैक्सिमम है कि इतनी हम मेंटेन करके अपने पास रख सकते हैं। अगर हम ज़्यादा स्टॉक रखेंगे तो रख रखाव का खर्चा बढ़ जाएगा, हमारा पैसा फंस जाएगा और लॉसेस के चांसेस, वेस्टेज के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए हमें एक लेवल फिक्स रखना है कि इससे ज़्यादा हम ओवर स्टॉक नहीं करेंगे। तो इसका भी फॉर्मूला दे रखा है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, माइनस क्या करेंगे मिनिमम यूसेज रेट मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया जाएगा। फॉर्मूले आपको ये याद करने पड़ेंगे, तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। थर्ड होता है रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट। ये वो लेवल होता है कि हम इस लेवल पर आ गए कि अब हमें रीऑर्डर की कार्रवाई चालू कर देनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 500 यूनिट अब बचे हैं या 500 किलो माल बचा है, तो अब आगे की कार्रवाई चालू कर देनी चाहिए कि जब तक माल आएगा, कच्चा माल जब हमारे पास आएगा तब तक ये और नीचे पहुंच जाएगा, मिनिमम तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में एक रीऑर्डर लेवल बना लेते हैं कि अब इस लेवल पर हमारा स्टॉक आ गया है कि अब हमें दोबारा से ऑर्डर देने की कार्रवाई चालू कर देनी चाहिए। इसका भी फॉर्मूला दे रखा है। देखिए रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज रेट मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम, कि मैक्सिमम हम कितना यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने दिन में सामान आ सकता है, वो रीऑर्डर लेवल से हम निकाल सकते हैं। चौथा हो जाता है एवरेज स्टॉक लेवल। ये एक स्टॉक लेवल हम जनरली निकाल लेते हैं कि एवरेज कितना है। एवरेज मतलब जो मैक्सिमम हम निकाल रहे हैं, जो मिनिमम निकाल रहे हैं, उनको दोनों को जोड़ लीजिए, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, तो ये एक एवरेज आ जाता है कि मैक्सिमम इतना रख सकते हैं, मिनिमम इतना रख सकते हैं, तो एवरेज कितना हो गया, दोनों का बैलेंस एवरेज हो गया। दूसरा फार्मूला भी है इसका, एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी।
तो रीऑर्डर क्वांटिटी अगर दी गई है तो उसका हाफ और मिनिमम स्टॉक लेवल जोड़ लीजिए तो वो एवरेज स्टॉक लेवल निकल कर आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले हैं, कोई भी आप अपने क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। इसका नॉर्मल यूज़ करते हैं हम 600 यूनिट्स पर वीक करते हैं, मिनिमम 300 यूज़ करते हैं, मैक्सिमम 900 यूनिट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो 900 यूज़ हो जाएगा, कम से कम करेंगे तो 300 और एवरेज नॉर्मल जो है 600 है। क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि मैं आगे बढ़ जाऊंगा वीडियो तो आगे ये क्वेश्चन रह जाएगा, इसलिए वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। फिर है रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि एक बार में हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं। ए को हम 4800 यूनिट्स एक बार में मंगाते हैं और बी जो मटेरियल है उसका हम 7200 यूनिट्स एक बार में मंगाते हैं। रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, ए मटेरियल जो है वो 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, यानी कि कम से कम 4 हफ्ते, मिनिमम 4 हफ्ते लगते हैं, और अगर कोई परेशानी आ जाए देर से देर 6 वीक में आ जाएगा। ऐसे बी है 2 वीक मिनिमम लगेंगे और 4 वीक मैक्सिमम लगेंगे। अब देखिए 4 पॉइंट जो हमने भी सीखे हैं, चारों लेवल निकालने हैं, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। देखिए क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए पहले, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन हट जाएगा आगे हम जब बढ़ रहे हैं। देखिए अब देखिए मैंने चारों निकाल लिए हैं। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम यूसेज रेट मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम लीड टाइम। तो कंपोनेंट 8 जो मटेरियल है उसमें मैक्सिमम यूसेज रेट 900 है, तो इंटू 6 लीड टाइम से मल्टीप्लाई कर लिया तो 5400 यूनिट आ गए। ऐसी बी का आ गए 900 मैक्सिमम यूसेज रेट है, 4 को लीड टाइम है तो उससे मल्टीप्लाई कर लिया 3600 यूनिट आ गया। क्वेश्चन में आप वापस देख सकते हैं अगर आपने कॉपी कर लिया होगा तो। मिनिमम लेवल का भी फॉर्मूला भी हमने देखा था पहले भी, रीऑर्डर लेवल में से माइनस करेंगे एवरेज यूसेज रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो इसमें देखिए कंपोनेंट में 5400 हमारा रीऑर्डर लेवल निकल कर आया। ऊपर देखिए आप पहला पॉइंट में जो 5400 यूनिट्स आए वो यहाँ पे 5400 लिखेंगे, माइनस एवरेज है 600 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड है 5, गुणा करके माइनस कर देंगे तो 2400 यूनिट्स आ जाएगा कि मिनिमम 2400 यूनिट्स तो हम रखेंगे ही। कंपोनेंट बी है 3600 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल निकाला था, माइनस 600 इंटू 3 कर देंगे तो 1800 यूनिट्स आ गया। ऐसी मैक्सिमम स्टॉक लेवल है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज रेट मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम। तो इसका भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू लगा देंगे, वैल्यू सब क्वेश्चन में दी गई हैं। ऐसे एवरेज स्टॉक लेवल निकालेंगे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो भी हमने जो आंसर निकाले हमने ऊपर, तो वही मैक्सिमम जो निकाला ए का वो लिख लिया, मिनिमम निकाला वो लिख लिया, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज स्टॉक लेवल निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन पहले आप कॉपी कर लीजिएगा तभी आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। दूसरी हेडिंग आती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये मैंने अभी आपको बताया कि एक बार में हम कितनी क्वांटिटी मंगाएं कि हमारा ऑर्डर करने का खर्चा बचे और ज़्यादा जैसे समझ लीजिए आपको हर महीने, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमें 100 यूनिट या 100 किलो माल हर महीने चाहिए, तो 100 किलो हर महीने के हिसाब से हमें, या पूरे साल भर का समझ लीजिए हमें 1200 किलो माल चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिएगा ध्यान से। तो 1200 किलो माल हमें पूरे वर्ष में चाहिए। तो अब ये सोचें आप कि हम 1200 किलो माल एक बार में मंगा के रख लें कि हर महीने 100-100 किलो मंगाएं, या 6 महीने में मंगाएं, या 500-500 करके मंगा लें, या 600-600 किलो करके मंगा लें, ये हमें सोचना है। अगर देखिए हम इकट्ठा मंगा कर रख लेते हैं 1200 किलो एक बार में, तो क्या होगा, हमारे रखने का खर्चा बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, एक गार्ड रखने पड़ेंगे, सिक्योरिटी गार्ड, फिर जहाँ गोदाम में रखेंगे वहाँ पे किराया देना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो 1200 किलो एक साथ मंगा लिया तो हमारा रखने का खर्चा बढ़ गया। और वो मान लो 1200 किलो माल लाखों रुपए का आता है तो लाखों रुपए भी हमने पहले पेमेंट कर दिया, तो लाखों रुपए भी हमारे फंसे रहेंगे जब तक ये माल रखा रहेगा हमारे पास, तो समस्या हो जाएगी। अब अगर सोचिए कि हम हर महीने मंगा लें 100 किलो के हिसाब से 1200 हो जाएंगे, हर महीने 100 मंगा लें, तो भी समस्या आ सकती है कि मान लो विदेश से सामान आता है, अमेरिका से आता है सामान, ये तो हर महीने मंगाएंगे तो हर महीने मंगाने का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। हर बार जहाज़ से सामान आएगा या फिर यहाँ पे दिल्ली तक आएगा, दिल्ली से फिर यहाँ पे हर महीने ट्रक भर के आएगा, फिर ट्रक वापस जाएगा, तो आने जाने का खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम एक क्वांटिटी ऐसी निकाल लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि ये फार्मूला हम लगाएंगे कि जिससे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो निकल कर आएगी वो ऐसी क्वांटिटी निकल कर आएगी कि जिसे हम एक बार में मंगाएंगे तो हमारा खर्चा कम से कम होगा, रखने रखाव का भी खर्चा कम रहेगा, लाने ले जाने का भी खर्चा कम रहेगा। तो हम ऐसी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे जिससे कि रखने रखाने का खर्चा भी कम रहे और ऑर्डर का भी खर्चा कम रहे, यानी कि मिनिमम कॉस्ट रहे। तो यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कितनी क्वांटिटी मंगाएं। तो अगर हम रीऑर्डर क्वांटिटी, समटाइम्स उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं या रीऑर्डर क्वांटिटी भी कह देते हैं। अब लाने ले जाने में देखिए मैंने बताया ना 2 तरह के खर्चे हैं, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डर करने का खर्चा, आने ले जाने का खर्चा, और दूसरा कैरिंग कॉस्ट, रख रखाव का खर्चा। तो रख रखाव का खर्चा भी हमें कम करना है और ऑर्डर का खर्चा भी करना है कम। तो यही बात जो मैंने एग्जाम्पल लिया वही यहाँ पे लिखी हुई है।
फिर देखिए द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नेसेसरी, हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या क्या आइटम चाहिए। देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे पूरे साल में हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए मटेरियल की, उसे हम आर से डिनोट करेंगे, उसे हम आर मानेंगे। दूसरा हमें कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग और ईच ऑर्डर, एक ऑर्डर करने पर हमें कितना खर्चा आता है, माल ऑर्डर करने से आने तक कितना खर्चा होता है, उसे हम CP नाम से देंगे, उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कहेंगे। एक होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट होगी, जब सामान आ गया तो उसे रख रखाव का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, गोदाम का किराया है, नुकसान भी वेस्टेज भी हो सकता है, वो भी देखना है। तो ये सब खर्चे मिला के उसे हम कहेंगे होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये 3 आइटम्स हमें कैलकुलेट करने हैं। इसका देखिए फॉर्मूला दे रखा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू EOQ इक्वल टू 2R CP अपॉन CH। EOQ का मतलब तो वही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें निकालनी है कि एक बार में हमें कितना ऑर्डर करना है। R का मतलब हो गया एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स, पूरे वर्ष में हमें कितना चाहिए। CP हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने में हमारा कितना खर्चा आता है। CH मतलब होल्डिंग कॉस्ट, रख रखाव का खर्चा पर यूनिट, एक यूनिट पर या 1 किलो पर प्रति वर्ष कितना खर्चा आता है। तो ये सब चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो हम ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए फिर एक हम आगे निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, कि टोटल खर्चा कितना होगा मटेरियल से संबंधित। तो देखिए टोटल मटेरियल से संबंधित 3 खर्चे दे रखे हैं। एक तो मटेरियल का खर्चा खरीदने का, कितने रुपए किलो मिल रहा है या कितने रुपए लीटर मिल रहा है, तो जो भी है तो R इंटू प्राइस कर देंगे। फिर दूसरा है ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी ऑर्डर करने का खर्चा, इसका भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं R अपॉन Q0 इंटू CP। और टोटल कैरिंग कॉस्ट, रख रखाव का खर्चा, ये निकालेंगे Q0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू CH। तो ये सब चीज़ें नीचे बता रखा है। R का मतलब पूरे वर्ष में कितना चाहिए मटेरियल, P का मतलब मटेरियल कितने रुपए किलो या कितने रुपए लीटर आता है, वो प्राइस हो गई। CP का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर करने की, Q0 क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी हम ऑर्डर कर रहे हैं, और CH मतलब रख रखाव का खर्चा प्रति यूनिट प्रति वर्ष। देखिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें देखिए एनुअल डिमांड, पूरे वर्ष में हमें 5000 यूनिट्स चाहिए। एक यूनिट आती है 20 रुपये किलो, 20 रुपये के हिसाब से। ऑर्डर कॉस्ट 16 रुपये ऑर्डर कॉस्ट आती है, और रख रखाव का खर्चा दे रखा है। देखिए स्टोरेज रेट 2%, ब्याज देना पड़ेगा क्योंकि हमने पैसा उधार लेकर सामान खरीदा है, तो 12% वो खर्चा हो गया। और ऑब्सोलेंस रेट है, बेकार हो जाता है, वेस्टेज हो जाती है, तो 6% वो खर्चा हो गया। तो ये सब 3 नीचे के परसेंटेज जो है रख रखाव का खर्चा हो गया, और ऑर्डर कॉस्ट 16 रुपये हो गई। अब देखिए हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए R तो 5000 यूनिट है, प्राइस 20 रुपये है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 है, रख रखाव खर्चा कितना है 2%, 12%, 6% यानी कि 20% हो गया। ये 20% हम प्राइस का निकालते हैं कि 20 रुपये है तो 20% 4 रुपये आ गया खर्चा। अब हम बस अपने फार्मूले में लगा लेंगे। फार्मूला क्या था, 2R CP अपॉन CH, तो 2 इंटू R यानी 5000 इंटू CP 16 अपॉन R CH आ गया 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 200 यूनिट निकल कर आ जाएंगे, यानी कि एक बार में हम 200 यूनिट मंगाते हैं तो हमारा खर्चा कम से कम पड़ेगा। और अगर 200 यूनिट से कम मंगाएंगे या 200 यूनिट से ज़्यादा मंगाएंगे तो खर्चा टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, R इंटू P, यानी कि 5000 रुपये किलो यूनिट्स मंगाने हैं, 20 रुपये प्रति यूनिट आता है, तो 1 लाख रुपये का खर्चा हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल ली, 5000 अपॉन 200 इंटू 16 400 रुपये आएगी। कैरिंग कॉस्ट 200/2 इंटू 4 आएगी, 400 रुपये आएगी। तो देखिए जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर आएगी। और अगर कम ज़्यादा मंगाएंगे तो ये खर्चे कम ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम ज़्यादा सामान इकट्ठा मंगा लेंगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर कम सामान मंगाएंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हमने निकाला है उससे कम मंगाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम बार बार मंगाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ज़्यादा सामान इकट्ठा करके मंगा लेंगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हमने कैलकुलेट करी है बिल्कुल वही मंगाएंगे तो ये दोनों मिनिमम रहेंगे। 400 जैसे आ रहे हैं तो मिनिमम रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। देखिए मैन्युफैक्चरर को चाहिए 4000 किलो माल एनुअली, ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 रुपये आती है, कैरिंग कॉस्ट 8% रहेगी। अब परचेज प्राइस है 2 रुपये पर किलो, तो 8% निकाल लेंगे 2 रुपये का, तो वो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी, रख रखाव का खर्चा। तो इससे हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है और टोटल कॉस्ट निकालनी है। अब देखिए बात ये आती है कि इससे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जाएगी तो कॉस्ट हमारी कम से कम आ जाएगी नॉर्मल कंडीशंस में। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो हमें 5% डिस्काउंट देना चाहता है कि अगर हम एक बार में 800 किलो से 2000 किलो के बीच में अगर सामान मंगाते हैं तो हमें वो 5% डिस्काउंट दे देगा, तो प्राइस हमारी कम हो जाएगी। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट निकालने के लिए निकालते वक्त निकालेंगे कि भाई हमारी कॉस्ट कम बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। अगर वो 5% हमें डिस्काउंट दे देता है तो फिर वो कह रहा है कि मैं 2% और डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप 2000 किलो माल मंगा लेते हैं तो एक बार में।
तो अब हमें देखना है कि ये 3 कंडीशंस हो गई हमारे पास कि कौन सा हम सही है हमारे लिए। एक तो नॉर्मल कंडीशंस में कोई डिस्काउंट का चक्कर नहीं है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से मंगा लें। दूसरा 5% डिस्काउंट के हिसाब से मंगा लें, या फिर 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 5% तो वो, 2 ये, तो 7% डिस्काउंट के हिसाब से हम मंगा लें। तो हम तीनों कंडीशंस में क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगा लेते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से कितनी क्वांटिटी आएगी। तो देखिए R 4000 है, CP 5 है, CH 8% निकालेंगे 2 रुपये का तो 0.16 आ गया, 0.16 कहते हैं हम, और प्राइस है 2 रुपये, तो EOQ निकल जाएगा इससे 500 किलो आ गया। यानी कि एक बार में हम 500 किलो मंगाते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी ये हम आगे देखते हैं। पहले आप उसका क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर आप इसको कॉपी कर लें, तभी करेंगे आगे सवाल। अब देखिए टोटल कॉस्ट जो बैठेगी वो हमारी 80 बैठ रही है, 8080 रुपये। जैसे पहला क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम है, फार्मूला लिखे हुए हैं, बस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको। तो 8040 ये कॉस्ट आ गई, 8080 रुपये आ गई टोटल कॉस्ट। अब देखिए अगर वो 5% डिस्काउंट देता है तो जो 400 इंटू 2 रुपये हमने करे हैं, ये जो हमने, ये देखेंगे आप कि ये जो हमने ये जो करा है 2 रुपये लिख रहे हैं, ये कम हो जाएंगे। 5% डिस्काउंट दे रहा है, देखिए ये जो सर्किल मैं दिखा रहा हूँ, ये 2 रुपये जो है ये 5% डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक ज़्यादा मंगाएंगे, 800 यूनिट मंगाएंगे, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, और ये कम हो जाएगी। 800 यूनिट मंगाएंगे एक बार में तो ये कम हो जाएगी और कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं। अभी देखिए R हमारा 4000 किलो है, CP 5 रुपये है, लेकिन प्राइस 2 रुपये में से 5% कम हो गया, यानी कि 10 पैसे कम हो गया, अब 1 रुपये 90 पैसे पड़ेगी। CH जो निकालते थे वो प्राइस पे निकालते, तो 8% के हिसाब से अब 1 रुपये 90 पैसे पे निकलेगी, तो कैरिंग कॉस्ट हो गई 0.152। और क्वांटिटी Q0 एक बार में हम कितना मंगाएंगे, 800 किलो। तो देखिए टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट देखेंगे आप तो हमारी आ रही है 7685 रुपये 80 पैसे। कम क्यों हो गई, क्योंकि मटेरियल की प्राइस कम हो गए हैं, इसलिए हमारा खर्चा कम हो गया है। तीसरा देखते हैं, अगर हमें 2% एक्स्ट्रा दे देता है तो 7% का डिस्काउंट दे देगा, तो प्राइस में 2 रुपये में हम देखिए P की आगे लिख रहा है 2 - 7% कम कर देंगे 2 रुपये का, तो अब प्राइस हो गई 1 रुपये 86 पैसे। और CH भी बदल जाएगी, 8% हम प्राइस का लेते हैं तो प्राइस हो गई 1 रुपये 86 पैसे, तो 8% उसका निकाल लेंगे तो 0.1488 आ रहा है। और क्वांटिटी एक बार में हम 2000 किलो मंगा रहे हैं। तो जब देखिए हम इकट्ठा सामान मंगा रहे हैं तो ऑर्डर करने का खर्चा कम हो गया, क्योंकि एक बार ही ऑर्डर कर रहे हैं सारा ज़्यादातर, तो देखिए ऑर्डर कम हो गए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट केवल देखिए 10 रुपये रह गई है नीचे। और लेकिन रख रखाव का खर्चा बन गया, क्योंकि इकट्ठा माल हमने खरीद कर रख लिया है, तो बहुत सारे जो खर्चे होते हैं, इंश्योरेंस के खर्चे, गोदाम के खर्चे, किराया आ गया, वेस्टेज हो रही है, तो वो खर्चे बढ़ जाएंगे। तो देखिए वो खर्चे कितने ज़्यादा हो गए, अब 148 रुपये 80 पैसे हो गए। लेकिन चूंकि हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल सस्ता हो गया है थोड़ा, तो हमारी टोटल कॉस्ट कम हो गई है, 7598.80 हो गई है। तो क्लियर देखिए क्या लिखा है, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस कैलकुलेशन दैट लोएस्ट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इन केस ऑफ ऑफर ऑफ 7% डिस्काउंट। 7% डिस्काउंट देंगे तो टोटल कॉस्ट कम आ रही है, इसलिए हमें ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये हमने देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन देख लिए, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कुछ। एक फॉर्मूला और आता है मटेरियल टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन अ सर्टेन पीरियड, की एक पीरियड में कितना मटेरियल यूज़ होता है वो हम मटेरियल टर्नओवर रेशियो में निकालते हैं। कि एक मटेरियल हमारे यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि कितने दिन हमारे स्टॉक में रखा रहता है, फिर वो उत्पादन वाली जगह पे प्रोडक्शन पे चला जाता है, तो एक मटेरियल जो एक बार आया वो हमारे स्टॉक में कितने दिन रखा रहता है उसे हम मटेरियल टर्नओवर कहा करते हैं। इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल। ये फार्मूला लगाएंगे तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। एवरेज स्टॉक निकालना है तो हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब कितना यूज़ हो रहा है, तो इसे भी निकालने का फार्मूला है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पहले से कितना रखा हुआ था प्लस हमने कितना खरीद लिया, परचेज कर लिया, और क्लोजिंग कितना बच गया वो माइनस कर दो, तो इस बचा हुआ जो आंसर आएगा वो आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक 40,000 है हमारे पास, परचेज़ करा हमने 2,08,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 24,000 रुपये का। तो अब हमें मटेरियल ए का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या मटेरियल टर्नओवर रेशियो एक ही बात है, निकालना है। देखिए मटेरियल कंज्यूम निकाल लेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो इसे फॉर्मूले में लगा दिया। एवरेज स्टॉक भी निकाल लेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कर लिया, तो 32,000 रुपये आ गया। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा 7 टाइम्स पर एनम, फॉर्मूले में लगा दिया बस हमने, यानी कि मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक।
अगर हमें डेज़ में चाहिए कि कितने दिन हमारे पास रखा रहता है, तो नीचे फॉर्मूला दे रखा है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो 365 दिन होते हैं साल में, डिवाइड बाई 7 कर दिया तो 52 डेज़ निकल कर आ गया लगभग कि 52 डेज़ तक हमारे पास स्टॉक रखा रहता है। तो इस तरह से हम मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल टर्नओवर कह लीजिए या इन्वेंट्री टर्नओवर कह लीजिए, एक ही बात है। इन्वेंट्री और मटेरियल यहाँ पर हम एक ही बात मानते हैं। एक हेडिंग हम देखेंगे ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या होता है, ये हम क्लासीफाई करते हैं अपने मटेरियल को। बहुत समझने की बात है, मटेरियल को क्लासीफाई कर देते हैं। कुछ महंगे आइटम होते हैं, कुछ सस्ते आइटम होते हैं, कुछ बीच में आइटम होते हैं। तो उन्हें हम ABC 3 कैटेगरी में उन्हें डिवाइड कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं, अपने कैटेगरी बना देते हैं। तो क्या होता है, ए आइटम्स के बारे में देखिए, ब्लू कलर में क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए, ए आइटम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, महंगे आइटम होते हैं, हाई प्राइस होती है, ज़्यादा यूज़ होते हैं। बी आइटम्स होते हैं, लोअर वॉल्यूम होती है और उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। और सी आइटम होते हैं जो लो रंग ऑन द लेटर होते हैं, सबसे नीचे होते हैं। यू विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ सी आइटम्स बट दे विल अकाउंट फॉर द लोएस्ट पोर्शन ऑफ योर इन्वेंट्री। जैसे कार बनाते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कार है तो कार में महंगा आइटम उसकी इंजन होगा, तो इंजन तो एक ही लगेगा ना, तो वो ए कैटेगरी का हो गया कि महंगा है लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स कम है, लेकिन सबसे महंगा इंजन है, तो वो ए हो गया। सी कैटेगरी कौन सी होगी, जो सबसे छोटे आइटम हो गए, जैसे कि आपके तार वायर लगाएंगे, पेच वेच लगा रहे हैं, छोटे मोटे लोहा वगैरह लगा रहे हैं उसमें, तो वो सब सी कैटेगरी का आइटम होंगे। सी कैटेगरी बहुत सारे होंगे, बहुत सारा वायरिंग करनी पड़ेगी, लाइट वाइट लगा रहे हैं हम, और अंदर लोहा वोहा हैंडल वैंडल लगा रहे हैं, सब चीज़ें मतलब छोटे मोटे आइटम जो हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं, ये सी आइटम हो गए। और बीच के आइटम जो होंगे वो बी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसलिए हम 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड या क्लासीफाई कर लेते हैं। तो पैरोटे थे, पैरोटो ने भी एक प्रिंसिपल दिया है कि 80% 80-20 का उन्होंने रूल दिया है। वो कहते हैं कि 80% ऑफ योर इन्वेंट्री कॉस्ट कम्स फ्रॉम जस्ट 20% ऑफ योर इन्वेंट्री, कि जो ऊपर के 20% सामान है वो सबसे महंगा है, उसकी कॉस्ट लगभग 80% बैठेगी। यानी कि जो सबसे महंगे आइटम हैं वो कम होंगे, वो 20% आइटम ही ऊपर के 80% की लागत के बैठ जाते हैं, और नीचे के आइटम बहुत सस्ते होते हैं। तो उन्होंने ये देखिए 1 2 3 पॉइंट दे रखे हैं। ए आइटम क्या है, 80% ऑफ द एनुअल इन्वेंट्री वैल्यू, जो कॉस्ट है 80% की कॉस्ट ए आइटम्स की होगी, बी आइटम्स की 15% होगी और सी आइटम्स की कॉस्ट 5% होगी। लेकिन उनके नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा होंगे, लेकिन उनकी लागत जो है, कॉस्ट है, वो बहुत कम होती है। जैसे पेच वेच हैं, स्क्रू वगैरह जो होते हैं, तार वार वायर वगैरह, ये सस्ते होंगे लेकिन इनका नंबर ऑफ आइटम्स ही ज़्यादा होंगे। इसलिए देखिए ए आइटम बड़े बड़े हैं, 80% ऑफ वैल्यू है, बी आइटम्स की 15% वैल्यू मानी है, सी आइटम्स की 5% वैल्यू, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स देखिए बहुत ज़्यादा हैं। देखिए कितने सारे आइटम्स हैं यहाँ पे। और ए आइटम देखिए 4 सर्कल से बन रहे हैं, तो 4 हैं, बी आइटम 6 हैं, सी आइटम बहुत सारे हैं। तो ये ABC एनालिसिस कहलाई जाती है। तो इससे हमें क्या होता है, ये हम पता लगा लेते हैं कि कौन से आइटम्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और नीचे दे भी रखा है देखिए कि ABC एनालिसिस हैज़ अ लॉट ऑफ सिमिलरिटी टू RRS एनालिसिस। एक RRS एनालिसिस होती है जैसे रनर, रिपीटर, स्ट्रेंजर एनालिसिस। रनर्स होते हैं ए आइटम, रिपीटर्स होते हैं बी आइटम्स और स्ट्रेंजर्स होते हैं, उन्हें सी आइटम्स नाम दिया गया है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन विच पार्ट्स फॉल इन विच कैटेगरी यूज द फॉलोइंग स्टेप। देखिए हम कैसे पता लगाएं कि ABC में कौन से आएंगे। पहले आप इनकी सबकी कॉस्ट निकाल लीजिए कि टोटल कंजम्पशन कितना होता है, एक आइटम कॉस्ट, और एनुअल कंजम्पशन कितना होता है वो देख लीजिए। सब आइटम्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप, फिर उन्हें हाई से लो अमाउंट लिख लीजिए, फिर उनकी परसेंटेज निकाल लीजिए कि कितने % बैठ रहे हैं। फिर जो ऊपर के 80% है उन्हें एक तरफ रख लीजिए, 15% को बीच में रख लीजिए और 5% को नीचे सी में रख लीजिए। तो इससे देखिए एडवांटेजेस क्या होंगे, फ़ायदा क्या होगा कि हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जो ज़्यादा महंगे आइटम है उन पर हमें ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि वो महंगे हैं। इट रिलीजेज वर्किंग कैपिटल विच वुड अदरवाइज हैव बीन लॉक्ड अप फॉर अ मोर प्रॉफिटेबल चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल भी हमारी कम यूज़ होगी कि हम हिसाब से खरीदेंगे सामान को, क्योंकि ABC के हिसाब से ही खरीदेंगे, कौन से महंगे आइटम कितने खरीदने हैं, सस्ते वाले कितने खरीदने हैं, तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री हेल्प्स यू कीप working capital cost low because it identifies which items you should reorder more frequently and which items don't need to be stocked often, reducing obsolete inventory and optimizing the rate of inventory turnover। कि जब कौन से महंगे आइटम हमें कब खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, कितनी जल्दी या कितने टाइम के लिए खरीदने हैं वो देखना है। छोटे आइटम हमें बार बार खरीदने हैं कि नहीं खरीदने हैं वो देखना है। तो कौन से आइटम ज़्यादा स्टॉक रखें, कौन से आइटम का हम कम स्टॉक रखें, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम प्राइसिंग ऑफ मटेरियल देख लेते हैं। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम करेंगे अभी।
तो मटेरियल्स देखिए 10 पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनको हम एक एक करके समझते हैं कि हमें प्राइसिंग कैसे करनी है मटेरियल की। जब उत्पादन में जाएगा तो कितना प्राइस माना जाए कि कितने प्राइस पर जा रहा है। तो इनके 10 पॉइंट्स हम एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। पहला है एक्चुअल कॉस्ट मेथड, वेयर मटेरियल्स आर परचेज्ड स्पेशली फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इज चार्ज टू दैट जॉब। कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए मटेरियल खरीदा तो जितने का खरीदा उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो उसकी प्राइसिंग हो जाएगी कि इतने रुपए पे ये लागत में जुड़ जाएगा। सच मटेरियल्स विल नॉर्मली बी स्टोर्ड सेपरेटली एंड इशूड ओनली टू दैट पर्टिकुलर जॉब। ये सिंपल बात है कि भाई अगर किसी काम के लिए हमने सामान खरीदा तो उस सामान में जितने की आया है जो एक्चुअल कॉस्ट है वो उसकी प्राइसिंग में यूज़ हो जाएगा कि भाई इतने की लागत बैठेगी इसकी। दूसरा होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मटेरियल आता रहता है फिर वो धीरे धीरे उत्पादन में जाता है, तो जो पहले आया, पहले मान लीजिए हो सकता है 2 रुपये किलो आया हो, बाद वाला 3 रुपये किलो आया हो, तो जो प्राइसिंग में लगेगा जब लागत बनती है ना, जब क्योंकि जब सामान बेचने जाते हैं तो उसमें लागत में हम प्रॉफिट जोड़ते हैं, तो लागत जो मानी जाएगी वो कितनी मानी जाए, 2 रुपये के हिसाब से मानी जाएगी, 3 रुपये के हिसाब से मानी जाए, क्योंकि कुछ मटेरियल 2 रुपये से आया था, कुछ मटेरियल 3 रुपये से आया। तो अगर 2 रुपये से पहले आया था तो पहले हम 2 रुपये के हिसाब से ही उसकी प्राइसिंग करेंगे, 2 रुपये के हिसाब से ही उसकी लागत जोड़ेंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो, जो पहले आया वो पहले आउट होगा, पहले जाएगा उत्पादन में, प्रोडक्शन सिस्टम में, तो उसे हम फीफो मेथड कहा करते हैं। तीसरा होता है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होगा कि जो लास्ट में पहले आया, जैसे को पहले 2 रुपये किलो आया था, बाद में 3 रुपये आया, तो हम पहले 3 रुपये वाला इसमें माना जाएगा, 3 रुपये वाले के हिसाब से प्राइसिंग करेंगे, 3 रुपये के हिसाब से ही लागत का निर्धारण करा जाएगा। तो जो लास्ट में आया जितनी वैल्यू है वही वैल्यू लिखी जाएगी। एक होता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो सबसे महंगा आइटम है, कोई भी 2 रुपये किलो आया, कभी 3 रुपये किलो आया, कभी 2.5 रुपये किलो आया, फिर कभी सस्ता हो गया 1 रुपये किलो आ गया, तो जो सबसे महंगा आइटम आया है हम उसके हिसाब से उसकी लागत मानेंगे, उसकी हम प्राइसिंग करेंगे। तो महंगाई के ध्यान में रखते हुए हम ये यूज़ कर लेते हैं कि जो सबसे महंगा आइटम है हमारे पास रखा हुआ, तो उस महंगे वाले आइटम से ही हम उसकी लागत का निर्धारण करेंगे जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। एक होता है सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। सिंपल एवरेज क्या होता है कि 2 रुपये आया, 3 रुपये आया, 4 रुपये आया, तो तीनों का एवरेज ले लेंगे कि 2 वाला आइटम भी रखा है, 3 वाला भी पत्थर रखा है, 4 वाला भी रखा है, तो हम तीनों को जोड़ो और डिवाइड बाई 3 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा। वो जो एवरेज होगा उसी हम प्राइस मान लेंगे, उसकी कॉस्ट मान लेंगे। जैसे नीचे दे रखा है कि एक हमने सामान खरीदा 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये, तो 10, 12, 14 को जोड़ लीजिए, 10 और 12, 14 को जोड़ लीजिए, डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, तो 36 रुपये डिवाइड बाई 3 कर दिया, तो 12 रुपये प्रति यूनिट हम लागत में जोड़ लेंगे इस प्राइस को, इसकी यानी कि इसकी कॉस्ट को। तो ये लेकिन ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इट टेक्स इनटू कंसिडर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट बैचेस बट नॉट द क्वांटिटीज़ परचेज्ड। अब कोई 2 रुपये किलो, 3 रुपये, 2 रुपये किलो हमने कम मंगाया, 3 का बहुत सारा सामान है, तो क्वांटिटी को तो ध्यान में नहीं दे रहा, ये केवल प्राइसेस को ध्यान में दे रहा है। एक होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये भी बहुत सिंपल होता है। वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं कि कितना, देखिए यहाँ पर दे भी रखा है, देखिए 1000 यूनिट मंगाए 15 रुपये के, 1300 यूनिट आए 16 रुपये के, 800 यूनिट आए 14 के। तो अब तीनों का अमाउंट निकाल लीजिए कितना बैठ रहा है। 1000 यूनिट गुणा 15, 1300 गुणा इंटू 16 और 800 गुणा 14, तीनों को गुणा कर लीजिए, उनको जोड़ लीजिए, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा कितना खर्चा हुआ है। टोटल अमाउंट को आप नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर लीजिए, तो प्रति यूनिट हमारा खर्चा निकल कर आ जाएगा। उसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड कहा करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप ज़्यादा समझ जाएंगे कि हम इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक एवरेज कॉस्ट मेथड। ये भी इसका फार्मूला दे रखा है कि हम इसके हिसाब से प्राइस निकाल लेते हैं। अंडर दिस मेथड इंस्टेड ऑफ recalculating the simple or weighted average cost every time there is a receipt and average for the accounting period as a whole is computed. The average price हम यहाँ पे देखिए ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल रिसीप्ट्स, और डिवाइड कर देंगे यूनिट्स कितने थे पहले, कितने थे और हमने कितने प्राप्त करे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो पूरे वर्ष का एक साथ निकल जाएगा। बार बार वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि हम एक अमाउंट स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि कभी 10 रुपये किलो माल आ रहा है, कभी 15 आ रहा है, कभी 25 आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, तो हम एक फ़िक्स कर लेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट की। मान लो 20 रुपये मान लिए हमने कि जब भी हम उत्पादन में भेजेंगे तो हम 20 रुपये की लागत लगाएंगे, चाहे वो माल 10 रुपये का आया है, चाहे 50 का आया है, चाहे 30 का आया है, चाहे 5 रुपये का आया है। हम एक फ़िक्स कर लेंगे प्राइस कि 20 रुपये ही हम मानेंगे जब ये प्रोडक्शन में जाएगा कि 20 रुपये के हिसाब से जा रहा है, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड होता है कि स्टैंडर्ड प्राइस हम फिक्स कर लेते हैं। एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड होता है, ये मार्केट प्राइस मेथड भी इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर कर रहे हैं हम, देखिए क्या लिख रहा था, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अ कॉस्ट एट विच मटेरियल आइडेंटिकल टू दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय परचेजिंग एट द डेट ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज।
यानी कि हमने ख़रीदा तो पहले 2 रुपये का था या 3 रुपये का, लेकिन आज अगर हम इसे बदलें तो हमें 5 रुपये खर्च करने पड़ेंगे नया अगर लेते हैं। तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड कहा जाता है कि अगर हमें आज की तारीख में इसको हम बदलते हैं तो हमें 5 रुपये का मिलेगा, तो हम 5 रुपये की प्राइसिंग यहाँ पर करेंगे। तो ये मार्केट प्राइस के हिसाब से हो जाता है कि आज के मार्केट प्राइस में जो रेट चल रहे हैं वो हम प्राइसिंग में दिखाएंगे। एक होता है नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट का थोड़ा चेंज है। इसमें क्या होता है कि हमने जो लेटेस्ट परचेज ऑर्डर दे रखा है, हमने ऑर्डर दे रखा है, तो जितने का ऑर्डर आगे दे रखा है उस पे हम प्राइस डिसाइड करेंगे। यानी कि अभी तो हमारे पास 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो का माल रखा है, लेकिन हमने नेक्स्ट ऑर्डर 20 रुपये का दे रखा है, तो फिर हम अभी से ही 20 रुपये के हिसाब से इसकी प्राइसिंग कर देंगे। जो हमारा सामान रखा है वो प्रोडक्शन में जा रहा है, तो हम 20 रुपये के हिसाब से उसकी लागत लगाएंगे। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। हर कंपनी का फ़र्क होता है कि जो भी कंपनी अलग अलग मेथड यूज़ करती है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि आपको थोड़ा ये थ्योरेटिकल पार्ट और समझ में आ जाएगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जिससे कि कंसेप्ट आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए स्टॉक लेवल वाला हम पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
पहले भी हम देख चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन अब फिर एक और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है भार्गव फार्मेसी प्रोड्यूसेस संजीवनी टॉनिक बनाते हैं जिसमें 2 हर्ब्स यानी कि जो औषधियाँ हैं 2 लगती हैं, एक हर्ब्स एक्स और एक वाई, और ईच लीटर ऑफ टॉनिक जो 40 सेंटीलीटर उसमें एक्स बनता है और 60 सेंटीलीटर वाई बनता है, दोनों मिला के 1 लीटर टॉनिक बन जाता है जिसमें 40 सेंटीलीटर्स एक्स चाहिए होता है, 60 सेंटीलीटर्स वाई चाहिए होता है। वीकली प्रोडक्शन जो है वो 350 लीटर से 450 लीटर्स हो जाता है, एवरेज 400 का है। डिलीवरी पीरियड हर्ब्स आने का 1 से 3 वीक्स है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 600 एक्स का है, वाई का 1000 है। अब हमें रीऑर्डर लेवल निकालना है एक्स का, मैक्सिमम लेवल वाई एक्स का और मिनिमम लेवल वाई का निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूँ रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका आपको पता ही है, मैक्सिमम यूसेज रेट लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम या मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कह सकते हैं, रीऑर्डर पीरियड कह सकते हैं। क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा जिससे कि आसानी रहे हमें सॉल्यूशन करने के लिए। पहले आपके पास कॉपी रहेगा तो उसमें आप देख सकते हैं। मैक्सिमम यूसेज रेट ऑफ एक्स का देखेंगे तो 350 से 400 लीटर है, तो 450 लीटर हो गया मैक्सिमम यूसेज रेट। देखिए ये पूरा प्रोडक्शन है, वीकली प्रोडक्शन होता है 450 लीटर, उसमें केवल एक्स जो है वो 40% मान लेंगे। जब 40 और 60 का रेशियो है तो 40% ये 60% ये हो गया, तो हम 40% लेंगे एक्स का, क्योंकि ये 40 सेंटीलीटर्स एक्स चाहिए होता है, 60 सेंटीलीटर्स वाई, यानी 40% एक्स चाहिए, 60% वाई चाहिए। तो हम 40% एक्स का बना रहे हैं तो 40% ऑफ एक्स ले लिया। ये तो हो गया मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 3 वीक्स, एक मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 540 लीटर्स वैल्यू आ जाएगी रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स। बिल्कुल सिंपल है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट में देखेंगे तो मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्स निकालना है, मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज रेट मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इसमें वैल्यू लगा लेते हैं। रीऑर्डर लेवल अभी हमने निकाला है 540 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी हमें दी गई है एक्स की है 600 माइनस मिनिमम यूसेज रेट 350 लीटर लगता है, मिनिमम 350, तो 350 तो लिखेंगे लेकिन इसका हमें 40% करना है, और इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम 1 लगता है 1 वीक। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया 1140, ये माइनस के आ जाएंगे, ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो 140, तो आंसर आ गया 1000 लीटर्स। ये आ गया मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्स। थर्ड हमें निकालना है मिनिमम लेवल ऑफ वाई। मिनिमम लेवल के लिए निकालने के लिए हमें रीऑर्डर लेवल भी चाहिए होता है, तो रीऑर्डर लेवल ऑफ पहले वाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि वाई का रीऑर्डर लेवल चाहिए हमें। मिनिमम लेवल ऑफ वाई चाहिए तो उसमें हमें रीऑर्डर लेवल भी चाहिए होता है, तो इसलिए रीऑर्डर लेवल पहले हम निकाल लेते हैं। रीऑर्डर लेवल ऑफ वाई निकाल लेते हैं। वाई का रीऑर्डर लेवल फिर वही फॉर्मूला है, मैक्सिमम यूसेज रेट मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम यूसेज रेट 450 लीटर था, लेकिन वाई 60% यूज होता है इसलिए हम 60% लेंगे, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 3 वीक्स था, 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये आपका 810 लीटर्स निकल कर वैल्यू आ जाएगी 810 लीटर। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला आपको हम कई बार देख चुके हैं। अब हम अपना थर्ड पॉइंट निकाल लेते हैं।
मिनिमम लेवल ऑफ वाई की बात कर रहे हैं हम। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, रीऑर्डर लेवल जो भी हमने निकाला है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज रेट। एवरेज कितना यूज़ होता है, एवरेज यूसेज रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो ये फॉर्मूला है हमारा सिंपल। अब हमें रीऑर्डर लेवल अभी हमने निकाला है 810 लीटर, तो 810 हो गया माइनस एवरेज यूसेज रेट बता रखा है क्वेश्चन में 400 लीटर्स का एवरेज है, लेकिन क्योंकि हम वाई का कैलकुलेट कर रहे हैं वाई का 60% लेंगे हम। एवरेज रीऑर्डर पीरियड 1 से 3 वीक लगते हैं, तो एवरेज पीरियड कितना बैठेगा भाई, मिनिमम टाइम 1 मैक्सिमम टाइम t, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए आप, तो एवरेज आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 वीक्स। तो हमारा 2 वीक्स निकल कर एवरेज आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एवरेज रीऑर्डर पीरियड में 2 वीक्स लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया 810 माइनस 60% निकालेंगे 240 इंटू 2 480। तो ये आंसर आ गया हमारा 330 लीटर्स। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया 810 माइनस 480, तो ये 330 लीटर्स आ गया। तो बहुत सिंपल है, देखिए स्टॉक लेवल्स निकालना, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल या एवरेज निकाल लिया हमने। तो ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, सिंपल, ठीक है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा जिससे कि हमें परेशानी ना हो, आपको समझने के लिए भी आसानी रहे। देखिए फैक्ट्री यूजेस, ये फैक्ट्री यूज करती है 30,000, ये 30,000 है वर्थ ऑफ रॉ मटेरियल पर ईयर विच कॉस्ट ₹1.25 पर यूनिट, यानी कि 30,000 रुपये का मटेरियल यूज़ करती है जिसकी एक की कॉस्ट है पर यूनिट ₹1.25। प्लेसिंग ईच ऑर्डर कॉस्ट ₹25, थोड़ा मिसप्रिंट है, 25 रुपीज़ की प्लेस ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है 6% पर ईयर ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। फाइंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। बिल्कुल सिंपल निकालना है हमें। तो हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अब पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, 2RCP/CH, और ये हो गया अंडर रूट में। तो हमें क्या क्या चाहिए, R चाहिए। R कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट देख लेते हैं। R इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट होता है, जानते ही हैं आप। एनुअल रिक्वायरमेंट निकालने के लिए पूरे साल में कितनी ज़रूरत होती है, एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स हमें चाहिए। तो 30,000 रुपीज़ हैं और एक यूनिट आती है ₹1.25 की, तो यूनिट्स निकल जाएंगी इससे हमारी, और ये लगभग आपकी बैठेंगी 24,000 यूनिट्स, ठीक है। CP हमें गिवन है, प्लेसिंग ऑर्डर है ₹25, और CH भी गिवन है, कैरिंग कॉस्ट है 6% पर ईयर ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। 6% हम प्राइस का लेते हैं, तो CH निकलेगा 6% ऑफ ₹1.25। तो कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.075। ये CH आ गया, सब चीज़ें आ गई हमारे पास। अब बस हम फॉर्मूले में लगा लेते हैं। EOQ इक्वल टू 2 इंटू R हो गया 24,000 इंटू CP हो गया 25 डिवाइडेड बाई 0.075। ये सब अंडर रूट में रहेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे गुणा करिए, 2 से गुणा करिए, फिर 0.075 से डिवाइड कर दीजिए, और अंडर रूट निकालने के बाद 4,000 यूनिट्स आपकी वैल्यू आ जाएगी।
जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है कि 4000 यूनिट्स अगर हम मंगाते हैं, एक बार में ऑर्डर देते हैं, तो हमारी कॉस्ट मिनिमम रहेगी, कम से कम कॉस्ट रहेगी। अब हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट यानी मटेरियल से रिलेटेड टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल देख लेते हैं पहले हम। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 30,000 का था, आपको याद होगा, है नहीं, 30,000 था। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आप क्या होता है जानते ही हैं, R अपॉन क्वांटिटी Q0 कितनी मंगा रहे हैं इनटू CP, यानी कि R है आपका 24,000 यूनिट्स, 24,000 अपॉन क्वांटिटी कितनी मंगा रहे हैं एक बार में 4,000 इनटू CP आया 25 रुपये था, तो 6 कट के 6 हो गया, 150 रुपये हो गया। और कैरिंग कॉस्ट तीसरा हो गया, कैरिंग कॉस्ट या हैंडलिंग कॉस्ट हो गई आपकी। तो इसका फॉर्मूला है Q0 अपॉन 2 इंटू CH, क्वांटिटी एक बार में हम 4,000 मंगा रहे हैं, अपॉन 2 इंटू CH है 0.075। इसको सॉल्व करेंगे, ये 150 रुपये आएगा। टोटल हो गया 30,300 रुपीज़। तो ये हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई, TIC, शॉर्ट में इसको हम TIC कह देते हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इतनी रुपीज़ हमारी ये सब वैल्यूज़ निकल कर आ गई। तो ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई हमारी, कि टोटल कॉस्ट हमारी मटेरियल से रिलेटेड इतनी बैठेगी, मटेरियल का आना जाना, उसके रखरखाव का खर्चा और उसकी कॉस्ट कितनी है। तो तीनों हमारी ये कॉस्ट हमने जोड़ ली, तो 30,300 हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो गई। सिंपल, देखिए कितना आसान है ये। अब हम स्टॉक लेवल्स की बात वो करते हैं, प्राइसिंग की, जो नोट्स अभी हमने देखे थे। देखिए, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी, कि फिर हम समझना हमारे लिए आसान नहीं रहेगा। आप क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो आसानी हो जाती है सॉल्व करने में। देखिए, हमें ये क्वेश्चन करना है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैं अक्टूबर 2006 के, ये डेट्स हैं, इन तारीख में मटेरियल आया है इस रेट के हिसाब से, और बीच बीच में ये इशू हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला गया सामान बनने के लिए, फिनिश्ड गुड्स बनने के लिए इतनी इतनी क्वांटिटी बनने के चली गई। स्टॉक 1 अक्टूबर को शुरुआत में हमारे पास इतना पहले से रखा हुआ था, 200 यूनिट्स 25 रुपये के हिसाब से। अब हमसे स्टॉक लेजर अकाउंट बनाना है फीफो मेथड और दूसरा लीफो मेथड से, चार्जिंग मटेरियल्स। तो फीफो मेथड और लीफो मेथड हम अभी समझा था हमने वीडियो में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से हमें ये बनाना है। पहले आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें वीडियो पॉज करके, जिससे कि आप सॉल्यूशन करें तो आपके पास क्वेश्चन रहे, क्योंकि मैं जब सॉल्यूशन करूँगा तो ये हट जाएगा। तो अब हम स्टोर्स लेजर अकाउंट बना लेते हैं। देखिए, स्टोर्स लेजर अकाउंट का ये फॉर्मेट रहेगा, डेट, कितनी रिसीप्ट्स हुई, इश्यूज़ हुई और बैलेंस हमारे पास कितना बच गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर। देखिए, क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो आसानी रहेगी, ये 2006 की बात है। तो 1 अक्टूबर की बात हम करते हैं। इनके पास पहले से ही मटेरियल रखा हुआ था 200 यूनिट, तो ना रिसीप्ट हुई ना इशू हुई, हमारे पास बैलेंस था पहले से ही 200 यूनिट्स 25 रुपये के हिसाब से, तो ये हो गया 5,000 रुपये का। और ये हमने लाइन यहाँ से बंद कर दी कि एक डेट फिनिश हो गई। बिल्कुल सिंपल है, देखिए बहुत आसान है समझने में। ये स्टोर्स लेजर बन गया, कितना पहले से मटेरियल हमारे पास रखा हुआ था। अब देखिए, डेट आती है अगली, देखिए इधर देख सकते हैं, डेट आ रही है अगली 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को हमने क्या करा है, 4 अक्टूबर को 200 यूनिट हमने रिसीव करे हैं, परचेज करे हैं 24 रुपये के हिसाब से। तो ये 4 अक्टूबर की बात है, 4/10 में हमने 200 यूनिट, ये 200 यूनिट हमने ख़रीदे हैं, रिसीव करे हैं 24 रुपये के हिसाब से।
तो ये हो गए 4,800 रुपये के। इस दिन कोई इशू नहीं हुआ। तो हमारे पास अब बैलेंस कितना बच गया देखिए, 200 तो ये पहले वाले रखे हुए हैं, 25 वाले 5,000 के, और 200 ये आ गए हमारे 24 वाले 4,800 रुपये के। ये लाइन हमने बंद कर दी कि आज की तारीख में ये बैलेंस हमारे पास है। ये ना समझे कि दोबारा कॉपी क्यों कर रहे हैं, दोबारा कॉपी इसलिए कर रहे हैं कि अब 4 तारीख की बात हो रही है, तो 4 तारीख में ये दोनों बैलेंस हमारे पास रखे हुए हैं। फिर क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो इन्होंने 5 तारीख को 250 इशू कर दिए, 250 चले गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5 तारीख में। तो अब 5 तारीख आएगी, रिसीव नहीं कर रहे, 250 हम इशू कर रहे हैं। ये हम मेथड पढ़ रहे हैं फीफो, ये फीफो मेथड देख रहे हैं। फीफो मेथड होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया फर्स्ट इन जो वो फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले चला जाएगा। तो पहले 200 वाले आए थे, लाइन से उसी हिसाब से लिख रखा है, 200 वाले आए थे तो पहले 200 को भेज देंगे, हमें भेजने हैं 250, तो 200 ये वाले चले जाएंगे और 50 इसमें से निकाल देंगे, समझ लें, क्योंकि 250 जाने हैं। 250 कहाँ से निकालेंगे, ये वाले कि ये वाले, तो फर्स्ट इन जो पहले आए वो पहले चले जाएंगे। तो पहले ये आए थे तो पहले इसमें से निकाल देते हैं, 200 तो ये निकाल दिए, 25 वाले 5,000 रुपये के, क्योंकि 250 निकालने हैं तो 50 इसमें से निकाल देते हैं, 24 वाले, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,200 रुपये। अब हमारे पास देखिए बैलेंस कितना बच गया, 200 तो ये ख़त्म हो गए और इस 200 में से 50 निकल गए, तो हमारे पास बचे 150, 24 रुपये वाले ही बचे हैं। तो ये 3 और 600 का बैलेंस हमारे पास बच गया, और लाइन हमने यहाँ से बंद कर दी। देख लें आप, बहुत आसान है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब हम 5 तारीख के बाद फिर देखते हैं कौन सी तारीख आ रही है। 5 के बाद आ रही है देखिए 10 अक्टूबर, 10 को इन्होंने फिर 150 यूनिट खरीद लिए 23 वाले। 10 तारीख को इन्होंने खरीद लिए 150 यूनिट 23 वाले, तो ये आ गए 3450 रुपये के। तो आज की तारीख में इशू तो नहीं हुआ। अब हमारे पास देखिए पहले से 150 हैं, 24 वाले 3600 रुपये के, और 150 अब आ गए 23 वाले 3450 के, क्योंकि रेट बदलते रहते हैं मार्केट में तो इसलिए कम ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन हमें इशू किसको करना है, जो पहले आया उसको पहले इशू करना है। ये हमने लिख दिया। अब आज की तारीख में इतना बैलेंस हमारे पास हो गया। 10 तारीख के बाद आता है 12 तारीख। 12 को इन्होंने 200 इशू कर दिए, देखिए लिख रहा है 200 इशू कर दिए। तो 12 तारीख में 200 इशू करने हैं, तो 200 कौन से करेंगे, पहले तो ऊपर वाले 150 करेंगे, 150 24 वाले तो 3600 के, तो ये चले गए आपके। 50 इसमें से निकाल लेते हैं 23 रुपये वाले, तो ये हमारे बन जाएंगे 1150 के। तो हमारे पास अब देखिए बैलेंस कितना रह गया, 150 में से 150 चले गए, इस 150 में से 50 निकल गए, तो हमारे पास बच गए अब 100, 23 रुपये वाले 2300 रुपये के, और लाइन हो गई यहाँ से बंद। 12 तारीख पूरी हो गई, अब हमारे पास इतना बैलेंस रह गया। फिर क्वेश्चन में देख लेते हैं 12 तारीख के बाद फिर आ रही है 18 तारीख। 18 तारीख को देख सकते हैं आप, 18 तारीख को इन्होंने इशू करे 100 24 वाले, 18 तारीख को 100 इशू करे 24 वाले, तो 2400 रुपये के हो गए। अब हमारे पास बैलेंस देखते हैं कितना बचा। 100 तो ये पुराने वाले हैं, 23 वाले 2300 रुपये के, और 100 ये आ गए 24 वाले 2400 रुपये के, और लाइन बंद। 18 तारीख के बाद फिर आप देखेंगे 18 के बाद 22 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे तो 25 है, तो 22 को फिर इशू कर दिए 100 वाले 23 रुपये 50 पैसे के, तो 22 को इन्होंने फिर इशू मतलब रिसीव करे हैं 100 23 रुपये 50 पैसे वाले, ये हुए 2350 के। अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया देखिए, 2 तो ये पुराने बैलेंस रखे हैं हमारे पास, 100 बचे हैं पुराने 23 वाले 2300 के, 100 बचे हैं ये 24 वाले 2400 रुपये के, और 100 ये नए आ गए हैं, तो ये हो गए 23 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 2350 रुपये के, और तीनों लाइन हमने यहाँ से बंद कर दी। अब 25 अक्टूबर को इन्होंने इशू कर दिए 250, देखिए लिख रहा है 25 को इन्होंने 250 इशू कर दिए हैं,
तो ये 250 हम इशू कर देते हैं। लेकिन कैसे, पहले 100 ऊपर वाले 23 वाले 2300 रुपये के, 100 इसमें से अगले वाले 24 वाले 2400 रुपये के, और 50 निकल गए 23 रुपये 50 पैसे के। तो 50 इसका आ गया, हो गया 1175 रुपये के। अब हमारे पास बैलेंस जो बच गया, ये भी 100 ख़त्म, इससे 100 ये ख़त्म, 100 में से 50 चले गए तो 50 बच गए 23 रुपये 50 पैसे के 1175 रुपये के। और ये हमारी लाइन यहाँ पर बंद कर दी हमने। तो अब आप देखेंगे हमारे पास बैलेंस कितना रह गया, 50 यूनिट्स बच गए हमारे पास। देख सकते हैं आप बैलेंस हमारा कितना रह गया, 50 यूनिट्स बचे हैं एट द रेट ₹23 रुपये 50 पैसे वाले बचे हैं, ₹1175 रुपये का बैलेंस हमारे पास बच गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, पहले आया उसे पहले निकाल दिया। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन को लीफो मेथड से करेंगे कि पहले जो लास्ट में आया अब उसे पहले निकालेंगे हम। तो इसी क्वेश्चन को हम अब दूसरे मेथड से देखते हैं। चलिए दोबारा से इसे बना लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास वही है, देख सकते हैं आप, दोबारा से नहीं हो तो वीडियो पॉज करके ले सकते हैं आप इसको। वही सेम क्वेश्चन है। 1 अक्टूबर को 200 यूनिट है इनके पास बैलेंस, फिर वैसे ही लिखेंगे 2006 की बात है। तो 1 अक्टूबर को इशू नहीं हुआ, पहले से ही हमारे पास बैलेंस है 200 यूनिट 25 रुपये वाले 5000 के, लाइन बंद है। 4 अक्टूबर को इन्होंने 200 यूनिट इशू करे हैं, क्वेश्चन आपके पास कॉपी है ही। तो रिसीव करे हैं इन्होंने 200 यूनिट 24 रुपये के हिसाब से, 4800 के हो गए। तो 200 तो पुराने वाले हैं, 25 वाले 5000 रुपये के, और 200 ये आ गए हैं 24 वाले 4800 रुपये के। और इतना बैलेंस हमारे पास आज की तारीख में हो गया। 5 तारीख को हमें इशू करने हैं 250 यूनिट। अब देखिए 250 कौन से करेंगे, अब ये हम पढ़ रहे हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन मतलब जो लास्ट में आया, जो बाद में आया उसे पहले निकाल देंगे। तो पहले हम 250 निकालने हैं क्योंकि हमें तो इशू करने हैं 250। तो पहले 200 नीचे वाले करेंगे हम, 24 वाले 4800 के, और 50 इसमें से करेंगे 25 वाले। तो 25 1250। तो हमारे पास अब जो बचेंगे वो 150 यूनिट बचेंगे, 150 यूनिट बचेंगे 25 वाले। तो यही बात समझनी है यहाँ पे कि 150 बच रहे हैं 25 वाले 3750 रुपीज़ के, और लाइन बंद हो गई। तो बैलेंस पता चल रहा है कि 5 तारीख में 150 यूनिट बचे हैं 25 वाले 3750 के। तो ये 5 तारीख की बात हो गई। फिर उन्होंने 10 तारीख को रिसीव करे हैं 10 अक्टूबर को 150 यूनिट। तो हम 150 यूनिट फिर रिसीव कर लेते हैं। 150 जो यूनिट रिसीव कर रहे हैं 23 रुपये से कर रहे हैं, तो 23 से ही हो गया 3450 के, और बैलेंस हो गया देखिए 150 तो ये पुराने वाले रखे हुए हैं 25 वाले 3750 के, और 150 ये नए आ गए हैं 23 वाले 3450 के। लाइन से हमने लिख रखा है। 10 तारीख के बाद देखेंगे आप, तो 10 के बाद 12 को इन्होंने फिर 200 इशू करे हैं। तो 12 तारीख को हम फिर इशू कर देते हैं 200, लेकिन कौन से निकलेंगे पहले लास्ट वाले निकलेंगे। 200 तो 150 इसमें से निकल गए, 23 वाले 3450 रुपये के, और 50 इसमें से निकल जाएंगे ऊपर वाले में से 25 रुपये वाले। तो 1250 ही निकल गए। अब हमारे पास देखिए 150 से 150 तो ये ख़त्म हो गए, 150 में से 50 निकल गए तो 100 यूनिट बचे, 25 वाले बचे हैं तो 2500 रुपये के बच गए, और ये लाइन हमारी बंद हो गई। ये लास्ट वाला पहले हम निकाल रहे हैं, लीफो मेथड लास्ट इन। जो लास्ट इन हुआ वो फर्स्ट आउट हो रहा है सबसे पहले। 12 के बाद 18 अक्टूबर को हमने और रिसीव करे हैं 100 यूनिट 24 वाले 2400 के। तो बैलेंस हमारा बच गया 100 तो ये पुराने वाले हैं 25 के 2500 के, और 100 ये वाले हैं 24 रुपये के 2400 रुपये के हो गए, लाइन बंद हो गई। फिर 22 अक्टूबर को फिर हमने दोबारा रिसीव करे हैं 123 रुपये 50 पैसे वाले। तो ये 2350 के हो गए,
अब हमारे पास बैलेंस हो गया 100 ये पुराने वाले 25 के 2500 के, ये 100 दूसरे वाले 24 रुपये वाले 2400 के, और ये 100 नए वाले आ गए 23 रुपये 50 पैसे के 2350 रुपये के। और फिर 25 अक्टूबर को इन्होंने दोबारा इशू कर दिए 250 यूनिट। तो 250 कैसे निकलेंगे, लास्ट वाला पहले निकलेगा, पहले ये 100 वाले निकलेंगे नीचे वाले 23 रुपये जो लास्ट में आए हैं 2350 के, फिर 100 निकलेंगे इससे ऊपर वाले 24 रुपये वाले 2400 रुपये के, और हमें 250 निकालने तो 50 ऊपर वाले में से निकल जाएंगे 25 वाले 1250 के। तो हमारे पास बैलेंस ये 100 200 नीचे के ख़त्म हो गए, ऊपर 100 में से 50 निकल गए तो बचे 50, तो 50 बचे 25 वाले 1250 के, और ये हमारी लाइन बंद हो गई। तो यानी कि बैलेंस हमारा कितना बच गया, 50 यूनिट्स बच गए एट द रेट ₹25 वाले, तो हो गया ₹1250। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो मैं समझता हूँ, मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो दोबारा देखिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये हमारा मेथड हो गए लीफो और फीफो। ठीक है, क्वेश्चन आपने कॉपी कर ही लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक देखेंगे हम ये सिंपल एवरेज मेथड से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देख रहे हैं हम सिंपल एवरेज मेथड से। जो इम्पोर्टेंट मेथड है वही मैं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है सिंपल एवरेज मेथड से हम करेंगे। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिए आप, इसको मैं थोड़ी देर रोक दिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम सिंपल एवरेज मेथड सीखेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, सिंपल एवरेज है, सिंपल भी है। अब इसको देखते हैं, फिर वही फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, स्टोर्स लेजर अकाउंट। ये हम सिंपल मेथड सीख रहे हैं, सिंपल मेथड यानी कि सिंपल एवरेज मेथड, गलत बोल दिया मैंने, सिंपल एवरेज मेथड हम सीख रहे हैं। इसमें भी फिर वैसे ही करेंगे हम। सिंपल एवरेज में देखिए क्या करेंगे, 2006 की ही बात है, 2006 हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन इन्होंने 2 मार्च को 200 यूनिट रिसीव करे हैं। तो 2 मार्च को इन्होंने 200 यूनिट रिसीव करे हैं 2 रुपये के हिसाब से, तो 400 रुपये के हो गए, और हमारा बैलेंस हो गया 200 यूनिट 2 रुपये वाले 400 रुपये का बैलेंस बच गया। ठीक है, सिंपल। फिर लाइन से लिख रहा है, फिर 10 मार्च को इन्होंने 300 फिर और आ गए, 10 मार्च को 300 आ गए 2 रुपये 40 पैसे वाले, तो ये हो गए 720 रुपये के। अब बैलेंस हो गया हमारे पास 202 वाले 400 के, और 300 हो गए 2 रुपये 40 पैसे के 720 रुपये के, लाइन हो गई बंद। सिंपल। फिर देखेंगे 15 मार्च को इन्होंने 250 इशू कर दिए, इशू क्वांटिटी है 250 इन्होंने इशू कर दिए। तो अब हम इशू करेंगे 15 मार्च को 250 इशू करने हैं। अब देखिए रेट देखना है, अब ना लीफो है ना फीफो, ना ऊपर वाला इशू करना है ना नीचे वाला इशू करना है। सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज का मतलब होता है कि इनका प्राइस का एवरेज लेना है हमें। देखिए कुछ मटेरियल 2 रुपये के हिसाब से है, कुछ 2 रुपये 40 पैसे का, तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट दिखाता हूँ। एवरेज प्राइस क्या होगा, एक 2 रुपये है और एक 2 रुपये 40 पैसे है, तो 2 बैलेंस है हमारे पास रखा हुआ, 2 40 वाला है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि 2 आइटम है ये, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 4.4 डिवाइड बाई 2 का मतलब 2.2, तो 2.2 के रेट से हम इसको इशू करेंगे। 250 को जो इशू करेंगे 2.2 के हिसाब से इशू करेंगे, ये समझने की बात है। तो इनको गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 550। अब देखिए ना इसमें से इशू करा ना इसमें, पता नहीं अब किस में से इशू करा, एक एवरेज प्राइस निकाल दिया। तो अब हमारे पास 500 यूनिट थे, 200 ये 300 ये, 500 में से 250 निकल गए, तो हमारे पास कितने बच गए, 250 बच गए। और रेट हो गया, अमाउंट निकाल दीजिए इसमें से, ये 1020 हैं, इसमें से 550 निकाल दीजिए आप, तो आपके पास 570 रुपये बच गए। ठीक है, और लाइन हमने ये बंद कर दी। रेट तो मिक्स हो गए अब, इसलिए रेट लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब 15 मार्च के बाद करते हैं
18 मार्च को इन्होंने 250 फिर इशू करे हैं, रिसीव करे हैं ₹2.60 के हिसाब से। 18 मार्च को 250 आए हैं ₹2.60 के हिसाब से, ₹650 के हो गए। अब हमारे पास बैलेंस है 250 ये हैं 570 के, और 250 ये आ गए ₹2.60 वाले 650 के, और टोटल बंद। ठीक है। अब 18 मार्च के बाद 20 मार्च को इन्होंने फिर 200 इशू कर दिए। 20 मार्च को 200 इशू कर दिए। अब कौन सा रेट लें? तो यहाँ पर हम ये भी मानते हैं कि सिंपल एवरेज में हम थोड़ा सा हिस्सा लीफो का पार्ट, फीफो वाला पार्ट हो जाता है, फर्स्ट इन वाला थोड़ा सा हिस्सा, क्योंकि रेट तो हमारे ₹2 है, ₹2.40 है, ₹2.60 है, तो ये मान लेंगे कि ऊपर वाला में से ज़्यादा निकल गया होगा। प्राइस तो वो ले रहे हैं लेकिन निकल ऊपर वाला क्या होगा। तो सिंपल एवरेज में हम फीफो मेथड यूज भी साथ में रखते हैं। तो जो रेट बचा होगा हमारे पास, देखिए ₹2 वाले हैं, ₹2.40 वाले हैं, ₹2.60 वाले हैं, ये तो पूरे खत्म हो ही गए ऊपर वाले ही मान लिया। तो हमारे पास फीफो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से साथ में सिंपल एवरेज के, तो ये ऊपर वाला तो निकल गया। अब 2.40 और 2.60 वाले बचे, तो अब हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये नया एवरेज प्राइस हमारा आ जाएगा 2.40 और 2.60 वाले डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये हो गए 2 2 4 5 हो गए, 5 डिवाइड बाई 2, तो 2.5 के हिसाब से हम इशू कर देंगे। ठीक है, तो 2.50 से इशू कर दिया हमने ये, तो ये ₹500 हो गए। बैलेंस बच गया, देखिए 500 थे, 200 निकल गए तो 300 बच गए। इधर रुपए जो बचे इसमें से आप 500 माइनस कर लीजिए, तो ये बचेंगे आपके ₹720। तो ये हमारा बैलेंस बच गया। तो बैलेंस क्या बच गया? तो बैलेंस हमारा बच गया 300 यूनिट्स ऑफ ₹720। तो ये हमारा आंसर हो गया सिंपल एवरेज मेथड से। ठीक है। अब हम एक मेथड है हमारा वेटेड एवरेज मेथड, हम वेटेड एवरेज मेथड भी देखेंगे। सिंपल एवरेज से थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए जिससे कि आप आसानी से समझ जाएं। यहाँ पर हमें देखिए प्रिपेयर अ स्टॉक लेजर ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड से हमें ये कैलकुलेट करना है। तो वेटेड एवरेज में हम फिर स्टॉक लेजर अपना बना लेते हैं, यही फॉर्मेट रहेगा। कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को। अब हम सबसे पहले देखिए ओपनिंग बैलेंस है इसमें, ये हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड से। वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, फॉर्मेट वही है हमारे पास। फरवरी में देखेंगे आप, फरवरी में पहले ओपनिंग बैलेंस है 50 यूनिट्स का, तो 50 यूनिट्स का बैलेंस है, तो हमें फिर सब डेट है 2006 की ही है। फरवरी 2 फरवरी को बैलेंस है 50 यूनिट्स, तो कुछ भी हमने ना इशू करा ना रिसिप्ट हुई। 50 टन्स हैं और ₹10 के हिसाब से ₹500 की वैल्यू हो गई, और लाइन ये बंद हो गई। 3 फरवरी को इन्होंने 30 यूनिट इशू कर दिए, तो 3 फरवरी को इशू कर दिए इन्होंने 30 टन्स, तो 30 टन्स रेट, ये अब तो एक ही रेट है, यही 10 वाले हैं, तो ये ₹300 के हो गए, तो 20 बच गए, 10 वाले और ₹200 के, और ये लाइन हमारी बंद। फिर 4 तारीख को इन्होंने फिर परचेज करे 60 टन ₹10.12 के हिसाब से, तो 4 फरवरी को रिसिप्ट हो गए, परचेज करे इन्होंने 60 टन्स ₹10.2 के हिसाब से, तो ये हो गए आपके 10.12 के हिसाब से हैं, ₹10.12 के हिसाब से। तो अमाउंट इसका बैठेगा आपका 607.2। तो आज की तारीख में कितना बैलेंस बच गया हमारे पास? देखिए 20 तो ये हैं 10 वाले 200 के, और 60 ये आ गए आपके ₹10.12 वाले 607.2 के, और लाइन बंद हो गई।
क्वेश्चन कॉपी करा होगा आप देखेंगे 5 तारीख को इन्होंने इशू करे हैं 25 टन्स 5 तारीख को, तो 5 तारीख को हम भी इशू कर देते हैं 25 टन। अब देखिए कैसे निकालेंगे प्राइस, क्या किस प्राइस पे हम इशू करेंगे वो देखना है। तो देखिए आपका ना 10 रुपये लगाना है ना 10-12 लगाना है, हम एवरेज वेटेड एवरेज लेंगे, वेट्स भी देखेंगे कि टोटल अमाउंट है आपका 807 रुपीज़ 20 पैसा, दोनों को जोड़ लीजिए 807.2 और ये है 80 यूनिट्स, यानी क्वेश्चन में टन्स है तो 80 टन्स। तो हम इस अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करेंगे तो प्राइस निकल कर आ जाएगी। आप कह सकते हैं जैसे कि 807.2 डिवाइडेड बाई 80 टन्स, तो ये आपकी लगभग वैल्यू आ जाएगी 10.09 आएगी, यानी कि टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल वेट से डिवाइड हो गया तो 10.09 आई, तो 10.09 से हम इसको इशू करेंगे और ये आ जाएगा आपका 252.25। अब बैलेंस बच गया, देखिए 80 हो गया, अब दोनों क्योंकि मिक्स हो गए तो 80 में से 25 निकल गए आपके, तो 55 बचे। एवरेज हो जाएगा 10.09 के आसपास ही, तो बैलेंस बच गया आपका 554 रुपये 95 पैसे। आप इस टोटल में से ये टोटल माइनस कर लीजिए तो भी ये बैलेंस आ जाएगा आपका, और लाइन बंद हो गई। मीन्स अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर लीजिए, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस कर लीजिए, तो बैलेंस बच जाएगा आपका। 5 तारीख के बाद 5 फरवरी को ही क्वेश्चन में देखिए कहा गया था आपको, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, इसमें कहा गया है 5 तारीख को स्टॉक वेरिफिकेशन रिवील्स लॉस ऑफ 1 टन, 1 टन गायब हो गया, लॉस हो गया, वेरीफाई करा स्टॉक तो 1 टन गायब हो गया, मतलब नहीं मिल पा रहा है, लॉस हो गया, तो वो हम इशू की तरह ही मानेंगे भी चला गया हमारे पास से। तो एक हो गया शॉर्टेज, ये एक तरह से शॉर्टेज हो गई, वेरिफिकेशन जब चेक करा तो अब हमारे पास 55 में से 1 निकल गया, 54 बचा, लेकिन अमाउंट कम नहीं होगा, अमाउंट तो वही रहेगा भाई, हमारा खर्चा कम थोड़ी हो जाएगा, यूनिट्स कम हो गए लेकिन जो हमारी लागत है वो तो उतनी ही रहेगी, तो लागत उतनी ही रहेगी। 6 फरवरी को इन्होंने रिसीव कर लिया और 10 यूनिट 9.94 के हिसाब से नए इशू कर लिए, तो 99 रुपीज़ 40 पैसे के हिसाब से हो गए टोटल अमाउंट। अब हमारे पास कितना हो गया, देखिए 54 तो ये पुराने हैं 554.95 के, और 10 ये नए आ गए आपके 9.94 वाले 99 रुपीज़ 40 पैसे की। लाइन बंद कर दी अब हमने। अब 7 फरवरी को इन्होंने दोबारा इशू करे हैं 40 यूनिट, फिर रेट देखेंगे, तो रेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का टोटल डिवाइडेड बाई 64, तो इन दोनों का टोटल करेंगे आप तो ये 654 रुपये आएगा, लगभग 654 रुपये 35 पैसे, और क्वांटिटी है 64 टन, तो इससे आप डिवाइड कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी 10.224। तो हम 10.224 से इसको इशू कर देंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 408.96 आया, 408.96। तो बैलेंस आपका कितना बच गया, 64 टन थे, 40 निकल गया तो 24 बचे। इस टोटल अमाउंट में से ये 654.35 है माइनस 408.96 करेंगे तो रुपए बचेंगे आपके 245 रुपये 39 पैसे, ये आपका बैलेंस बच गया। तो यानी कि बैलेंस हमारा कितना बच गया, बैलेंस लिख लेंगे 24 टन्स हैं ऑफ रुपीज़ 245.39 रुपीज़ के, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो बस मुझे लग रहा है कि अब आप वेटेड एवरेज समझ गए होंगे। दोबारा वीडियो देखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न आपको हो तो। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसमें हम स्टैंडर्ड प्राइस देखेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से हम इशू करेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप कॉपी कर लीजिए जिससे कि थोड़ा आसानी से आप इसको समझ सकें। ये है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेजेस करी हैं 2 बार, फिर इशू करी हैं, परचेजेस करी हैं, इशू करी हैं। जनवरी की तारीख है 3
जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 11, 17, 25, 31। अब स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज 20 फिक्स्ड फॉर द ईयर 2006, यानी कि जो स्टैंडर्ड प्राइस है 20, जो भी हम इशू करेंगे वो 20 रुपये से करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट हमें बनाना है। डिटरमाइन द प्राइस वेरिएंस, और प्राइस में अगर अंतर आता है तो वो हम पता लगाएंगे और स्टोर लेजर अकाउंट हम बनाएंगे। तो वही फॉर्मेट हम बना लेते हैं जो आपको जानते ही हैं, ये स्टोर लेजर अकाउंट है, हम स्टैंडर्ड प्राइस मेथड से करेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस फॉर इशू हो गया अब एक तरीके से एट द रुपीज 20 पर यूनिट, ठीक है। तो जनवरी 3 से हम स्टार्ट करते हैं, 2006 की ही बात है। क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा तो आप अपनी क्वेश्चन में देख सकते हैं। हमने 3 जनवरी की बात कर रहे हैं, इन्होंने 800 यूनिट लेकर आए हैं 20 रुपए के हिसाब से। तो 800 इंटू 20 16,000 हो गया। तो आज की तारीख में कितना बैलेंस हो गया? 820 के हिसाब से 16,000 टोटल, बंद कर दिया। फिर इन्होंने 8 को फिर परचेज करे 718 रुपीज़ के हिसाब से। 8 जनवरी को 700 यूनिट्स 18 रुपीज़ के हिसाब से 12,600 के हो गए। बैलेंस हो गया आपका आज की तारीख में 820 वाले 16,000, 718 वाले 12,600 के, लाइन क्लोज। 8 के बाद 9 को इन्होंने इशू करे 600, 9 तारीख में 600 इशू करने हैं। तो 600 अब हमने प्राइस क्या दिखाया है? 20 रुपये, ना ये वाले ना वो वाले, 20 रुपये से हम इशू कर रहे हैं। तो 12,000 से इशू कर दिए गए। अब देखिए टोटल ना ये वाले ना ये वाले दोनों 20 रुपये से इशू में है, तो ये 1500 में से 600 निकाल दीजिए तो 900 का बैलेंस आपका बच गया। इस टोटल में आपके बचेंगे कितने? 16 और 12 28,600 अमाउंट है। इसमें से 12,000 निकाल दीजिए, अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर दीजिए तो बैलेंस बचेगा 16,600, लाइन क्लोज। 9 के बाद 11 को फिर इशू करें 800 यूनिट, 11 को फिर 800 इशू करने हैं यूनिट्स, ये भी 20 रुपये से करेंगे तो 16,000 के इशू हो गए। अब 9 में से 800 चले गए तो 100 बचे, 16,600 में से 16,000 निकल गए तो 600 यूनिट रुपीज़ बचे। 11 के बाद 17 को फिर इन्होंने परचेज करें 820 वाले, 800 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से 16,000 और आ गए इनके पास। तो बैलेंस हो गया इनका 600 रुपीज़ के पुराने, और 800 ये आ गए 20 वाले 16,000 के। 17 के बाद 25 तारीख को इन्होंने और इशू कर लिए, मतलब रिसीव करे हैं 500 यूनिट्स 25 रुपये के, तो 12,500 हो गए। अब आपके पास हो गए 100 600 के, 820 वाले 16,000 के, और 525 वाले 12,500 के, लाइन क्लोज। 31 जनवरी को इन्होंने फिर इशू करे हैं 1000 यूनिट, लेकिन रेट तो हमारा फिक्स रहेगा 20 रुपये, तो 20,000 के हो गए। अब देखिए कितने बच गए, 1400 में से 1000 निकल गए तो 400 बचे। इस अमाउंट में से 20,000 निकाल दीजिए तो आपके पास बचेंगे 9,100 रुपीज़। इस टोटल में से ये टोटल माइनस कर दीजिए, 9,100 बचेंगे बैलेंस। तो अब आप देखें क्वेश्चन को, कंक्लूजन। तो स्टॉक वैल्यूएशन जो हमारा हो रहा है, स्टॉक वैल्यूएशन शुड बी एट स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से डेट इज़ 400 यूनिट्स बचे हैं और 200 रुपये का स्टैंडर्ड प्राइस है, तो 8,000 के होने चाहिए। अब वेरिएंस देख ली, वेरिएंस मतलब डिफरेंस, अंतर कितना है, प्राइस वेरिएंस। अगर आप देखें तो आप देखिए स्टैंडर्ड में से स्टैंडर्ड होना चाहिए 8,000 का, और उसमें हमारा एक्चुअल है ज़्यादा, यानी कि जो लागत है वो ज़्यादा बैठ रही है। तो 8,000 माइनस एक्चुअल है 9,100 माइनस कर दिए तो आपके 1,100 माइनस के बचे
माइनस के 1100 बचे आपके। तो वेरिएंस जब निकालते हैं तो ये हम एडवर्स लिखते हैं, ए लिख देते हैं, मैं पूरा लिख देता हूँ एडवर्स, यानी कि अनफेवरेबल, ये अनफेवरेबल माना जाएगा कि वैल्यूएशन होनी चाहिए 800,000 की, बैटरी है 9,100 की। तो ये वेरिएंस हमारा कहाँ चार्ज करेंगे, तो वेरिएंस जो होगा ये हमारा वेरिएंस ऑफ रुपीज़ कितना है, 1100 रुपये का जो डिफरेंस है विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो लाभ हानि खाता बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारा सब स्टॉक मटेरियल के बारे में मेथड्स थे सब। हमने स्टॉक लेवल्स देख लिए, हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देख ली, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट देख ली, और ये हमने सब स्टॉक वैल्यूएशन मेथड भी चेक कर लिए, प्राइसिंग मेथड्स देख लिए सब। तो मटेरियल, अब आपको मटेरियल चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।